है गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मी चंचल कुमार शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एम लक्ष्मीकांत भारत की संविधान और राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में, जिसमें हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 2, नागरिकता, सिटीजनशिप। कल हमने ये सेशन स्टार्ट किया था और कल मैंने आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी कि नागरिकता होती क्या है, ठीक है, नागरिकता क्या होती है और भारत में हमारे संविधान ने भाग 2 नागरिकता के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए हैं। संविधान दरअसल बताता है कि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन यह संविधान लागू हुआ था, उस दिन कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा और कौन नहीं। तो नागरिकता के बारे में इतनी बातें हमारी हो चुकी थी। संविधान के लागू होने के समय नागरिकता को हम लोग देख चुके थे और उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो भारत में आगे भविष्य में यह तय करे कि कौन व्यक्ति इस देश का नागरिक बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है या कैसे बन सकता है। तो नागरिकता के अर्जन, नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति ये संसद पर छोड़ दिया गया। तो हमारी संसद ने 1955 में एक कानून बनाया जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। कानून है भारतीय नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। ये बताता है कि भारत की नागरिकता कोई भी व्यक्ति 5 तरीके से अर्जित कर सकता है, 5 तरीके से प्राप्त कर सकता है। जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और पांचवा है किसी क्षेत्र को मिलाकर। तो नागरिकता के बारे में इतनी बातें तो हम लोग कल कर चुके थे, लेकिन उसमें मैंने आपको पंजीकरण तक बताया था। नागरिकता की प्राप्ति के 2 तरीके हमारे कल रह गए थे, एक देशीकरण वाला, प्राकृतिकरण वाला, दूसरा किसी क्षेत्र को मिलाने वाला। तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे कि और वो क्या तरीके हैं। साथ ही बात करेंगे नागरिकता कैसे जा सकती है, ठीक है, कैसे जा सकती है किसी भी व्यक्ति की नागरिकता। भारत के संविधान के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 3 तरीके से किसी भी व्यक्ति की भारत की नागरिकता जा सकती है। उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से सुना रही है? क्या आप सभी मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं कि नहीं? पहले तो ये बताओ, आवाज आ रही है ठीक से? मैं ऑडिबल इनफ? और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहां से हमें समझनी है वो समझनी है दोहरी नागरिकता के प्रावधान। जैसे जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके लिए भारत सरकार एक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के नाम से एक कार्ड जारी करती है। तो वो क्या होता है, कौन कौन उसके लिए पात्र होता है, या उसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फायदे हैं, वो सब कुछ हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस बार का कॉम्बेट जो आपका कल होगा, कल जो कॉम्बेट होने वाला है उसकी खास बात यह है कि ये कॉम्बेट आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर बेस्ड होगा। पिछले 20 साल के जो PYQs हैं यूपीएससी के, वो कल आपसे कॉम्बेट में पूछे जा सकते हैं। 60 मिनट का 1 घंटे का टेस्ट होगा, 54 क्वेश्चन होंगे। तो टॉपिक है PYQs। ये कल जनवरी की 30 तारीख को 11 बजे सुबह कॉम्बेट होगा। 250 लकी पार्टिसिपेंट जो होते हैं, वो जो भी होंगे पार्टिसिपेंट्स, वो जीत सकते हैं कई सारे एक्साइटिंग गैजेट्स, गिफ्ट वाउचर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत बढ़िया बढ़िया प्राइसेस आपको यहाँ से दिए जा रहे हैं। तो आप में से कोई भी फ्री में मेरा रेफरल कोड यूज करिए, CK लाइव। मेरा रेफरल कोड यूज करके आप में से कोई भी फ्री में इसमें भाग लेके पार्टिसिपेट करके ये प्राइसेस और स्कॉलरशिप अनअकैडमी की जीत सकता है। इसके साथ ही आपको अनअकैडमी इंट्रोडक्टरी ऑफर के बारे में भी पता होगा। 2023 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स 63,000 रुपए में 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें GS प्लस ऑप्शनल नोट्स, बुक्स, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ जो है शामिल होगा। आप मेरा कोड CKLIVE ये अप्लाई करें और आपको 10% का डिस्काउंट और मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा जब भी आप ये
सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 63,000 में आपको पूरे 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन जीएस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज सबके साथ यहाँ पर अभी मिल रहा है। आप चाहें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल जो भी आपको लेना हो। आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है, ये रेफरल कोड यूज करिए। और अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते तो लोन फैसिलिटी है, आप लोन लेकर भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको बस लोन के लिए अप्लाई करना है, आपको सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना है, ये कोड यूज करना है और आप 12 महीने के ईएमआई में अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बिना किसी ब्याज के, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो हम लोग भाग 6 नागरिकता पढ़ रहे थे, पार्ट 6 नागरिकता, भाग 2 संविधान का, और मैं आपको नागरिकता अधिनियम 1955 बता रहा था। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि भारत में जो नागरिकता अधिनियम है 1955 का, दरअसल इसमें वो प्रावधान है जो बताते हैं कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है और नहीं बन सकता है। तब मैंने आपसे कहा था कि 5 तरीकों से भारत की नागरिकता, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिक तरीके से और समाविष्ट करके किसी एरिया को, ये भारत की नागरिकता को अर्जित किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है ना। मैंने आपको बताए थे 5 तरीके और 5 में से 3 तरीकों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे, है ना। कल मैंने आपको जन्म से और वंश से नागरिकता और पंजीकरण से नागरिकता बता दी थी। ये 2 तरीके हमारे रह गए थे, ये मैं आपको आज बता देता हूं कि कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से कैसे भारत सरकार के द्वारा भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। आपको सबसे पहले तो आवेदन देना पड़ेगा, केंद्र सरकार को एक आवेदन देना पड़ेगा नागरिकता के लिए। कोई भी व्यक्ति, बस वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार को एक आवेदन, एक एप्लीकेशन देकर और भारत की नागरिकता को प्राकृतिक तरीके से हासिल कर सकता है। नागरिकता का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार उसको दे सकती है, लेकिन बस इसमें याद क्या रखना है, इसमें कुछ योग्यताएं, मतलब इस तरीके से जो व्यक्ति भारत की नागरिकता हासिल करना चाहता है उसके लिए कुछ योग्यताएं हैं, कुछ आपके पास में क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अगर आप ये योग्यताएं पूरी करते हैं तो आप भारत के नागरिक बन सकते हैं प्राकृतिक तरीके से। अब ये योग्यताएं कौन सी हैं, जरा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप किसी ऐसे देश से संबंधित नहीं होना चाहिए जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। मतलब जिस देश में भारत के नागरिकों को इस प्रकार से नागरिकता नहीं दी जा सकती, जहां भारत के नागरिक इस तरीके से नागरिक नहीं बन सकते, उस देश के नागरिक इस तरीके से भारत की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। ये कुछ योग्यताएं मैं आपको बताने वाला हूं। और यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। मैंने पहले भी आपसे बोला था कि आप एक साथ दूसरे देश की और भारत की नागरिकता दोनों नहीं रख सकते। तो यदि आप इस तरीके से भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता लेने के बाद उस देश की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो, यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो, तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 महीने पूर्व से भारत में रहना होगा। मतलब आप अगर भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या भारत में पहले से रह रहे हैं, तो आप नागरिकता के लिए आवेदन तभी दे पाएंगे जब आवेदन देने से पहले कम से कम 1 साल से आप भारत में रह रहे हो। यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, तो इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और सिर्फ 12 महीने से काम नहीं चलेगा, पिछले 14 सालों में कम से कम कुल मिला के 11 साल आपको भारत में रहना पड़ेगा। मतलब पिछले 14 वर्ष की अवधि में से, ठीक है, आपको भारत में कुल मिला के 11 वर्ष रहना होगा। और अगर आप पिछले 14 में से 11 साल भारत में रहे हैं और पिछले 12 महीने से लगातार 1 साल से भारत में हैं,
तो आप नागरिकता का ये तरीका अपना सकते हैं। समझ गए आप लोग? आया समझ में कि नहीं? मतलब मेरी बात समझिएगा ध्यान से कि अगर आपको प्राकृतिक तरीके से भारत की नागरिकता लेनी है तो आपको पिछले 14 में से कम 11 साल आप भारत में रहे हो और पिछले 1 साल से आप भारत में रह रहे हो तो आप भारत में इस तरीके से नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर आपको सरकार के समक्ष एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा अच्छे चरित्र का। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है ना हमारे, ये एक प्रकार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, एक अच्छे चरित्र का आपका व्यक्तित्व होना चाहिए। आपको घोषणा करनी पड़ेगी कि मैं अच्छे चरित्र का हूं और मैं संविधान आदि के प्रति आदर वगैरह रखूंगा, सम्मान करूंगा। और एक और शर्त जो आपको यहां से याद रखनी है, ये काम की है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं मैंने बताई है ना, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिशी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कश्मीरी, जो भाषाएं मैंने आपको बताई है, संस्कृत वगैरह, उनमें से एक भाषा का ज्ञान होना कंपलसरी है। अगर आपको 8वीं अनुसूची की 22 भाषा में से कोई भाषा नहीं आती तो आप प्राकृतिक तरीके से भारत के नागरिक नहीं बन सकते। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 8वीं अनुसूची में से 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। यह तरीका है प्राकृतिक तरीके से, बाय नेचुरलाइजेशन। क्लियर? तो यह हो गया आपका प्राकृतिक तरीके से नागरिकता। और लास्ट में उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे। यह भी एक कंडीशन है। तो यह तरीका हो सकता है भारत में नागरिकता को अपनाने का प्राकृतिक तरीके से। आई होप कि आप समझ गए होंगे सभी। यहां तक क्लियर हुआ मामला? हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति, मानव उन्नति से संबद्ध हो। तो इस प्रकार से नागरिक बनने वाले, ये चौथा तरीका बताया है मैंने आपको, प्राकृतिक तरीके से। इस तरीके से नागरिकता प्राप्त करने वाले हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। क्योंकि आप अब भारत के नागरिक बनने वाले हैं, भविष्य में आप इस देश के नागरिक होंगे, तो आपको इस देश के संविधान के प्रति निष्ठा जतानी होगी। इस संविधान में जो कुछ लिखा है, जो बाकी के भारत के नागरिक मान रहे हैं, हम भारत के लोग मान रहे हैं, वो आपको भी मानना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो सबसे लास्ट में है क्षेत्र समाविष्ट। एक और तरीका है कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने का एक और तरीका यह है कि यदि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत क्या कर ले, अपना हिस्सा बना ले। यदि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत अपना हिस्सा बना ले तो उस क्षेत्र के संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित किया जा सकता है। नॉर्मली करते ही हैं। जैसे भारत में कभी भी कोई भी हिस्सा या क्षेत्र हमसे जुड़ा हो तो उस उल्लेखित तारीख से भारत के नागरिक वो माने जाते हैं, जो सरकार राजपत्र में एक अधिसूचना के द्वारा तय करेगी कि किस दिन से वो लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। उदाहरण के लिए, जब पुदुचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता का पुदुचेरी आदेश अधिनियम 1962 जारी किया, जो 1955 के तहत जारी किया गया था। पुदुचेरी, सिक्किम और जब भी जो भी इलाका भारत में मिलता गया, वैसे वैसे वहां के नागरिकों को भी भारत का नागरिक बना लिया गया। और भविष्य में, मैंने आपको पहले भी कहा, टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत का राज्य क्षेत्र, कोई ऐसा इलाका भी जो भविष्य में भारत सरकार अधिग्रहित करे, हमारे देश में मिला लिया जाए, वहां के नागरिक भी भारत के नागरिक माने जाएंगे।
फिर एक और वेश में असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान किया गया था। वो क्या है देखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 जो है असम समझौते विदेशी मुद्दे पर आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है। जैसे आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश का मामला, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक प्रकार से गृह युद्ध छिड़ा, 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, लेकिन उस समय काफी सारे लोग बांग्लादेश में, चूंकि गृह युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान के साथ परेशानी थी, तो बहुत सारे लोग भारत में आ गए थे शरणार्थियों के रूप में। कई सारे बांग्लादेशी उस समय भारत में, और असम पास में पड़ता है तो असम में काफी सारे लोग आ गए थे। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम से ही जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है देखो, भारतीय मूल के ऐसे सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से ही असम के निवासी हैं, उनको भारत का नागरिक मान लिया गया। क्या समझे आप लोग? आपको डेट याद रखनी है, 1 जनवरी 1966। 1 जनवरी 1966 से पहले जो लोग बांग्लादेश से असम आ गए, भारत आ गए, और तब से वो असम में रह रहे हैं, 1 जनवरी 1966 के बाद से ही वो असम में रह रहे हैं, तो उन्हें भारत का नागरिक मान लिया गया। 1 जनवरी 1966 से ऐसे लोग भी जो बांग्लादेश से भारत आए थे वो भारतीय मान लिए गए। भारतीय मूल का प्रत्येक, लेकिन ऐसा व्यक्ति कौन होना चाहिए? भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए, है ना। भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद भारत आया हो, लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतया असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया है, उसको स्वयं को निबंधित करना होगा और ऐसा निबंधन व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब मान लो कि कोई व्यक्ति 1 जनवरी 66 के बाद आया, 1 जनवरी 66 के पहले तक तो जो लोग असम आ गए और असम में रह रहे हैं, वो सारे भारतीय मूल के लोगों को हमने भारतीय बना दिया, नागरिक बना दिया। 1 जनवरी 66 के बाद आया है या 25 मार्च 1971 के पहले आया है, 1 जनवरी 66 से 25 मार्च 1971 के बीच में कभी भारत आया, असम आया और असम में वो रह रहा है, भारतीय मूल का व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति के भी भारत की नागरिकता को देने की व्यवस्था सरकार ने कर ली। नागरिकता की समाप्ति, अब जैसे नागरिकता को देने के मैंने आपको 5 तरीके बताए कि कितने तरीके से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, तो आपने देखा 5 तरीके से। अब मैं आपसे पूछूं कि कितने तरीके से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता से जा सकता है, कितने तरीके से कोई व्यक्ति भारत की अपनी नागरिकता को खो सकता है? कितने तरीके हैं? निष्कासन का मतलब होता है हटा देना, निकाल देना, बाहर कर देना। तो अब 3 तरीके हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में भारत की नागरिकता के खोने के, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। 3 तरीके से कोई व्यक्ति की भारत की नागरिकता जा सकती है, मतलब जो व्यक्ति भारतीय है 3 तरीके से उसकी नागरिकता जा सकती है। कौन कौन से तरीके? ध्यान से समझना। पहला, स्वैच्छिक त्याग, मतलब कोई व्यक्ति बाय रेनंसिएशन, कोई व्यक्ति खुद अपनी नागरिकता को त्याग दे कि मैं आज से भारत की नागरिकता को छोड़ रहा हूं क्योंकि उसे किसी और देश की नागरिकता मिल गई है या लेनी है। तो ये सीधी सी बात है। स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से, आप अपनी इच्छा से कभी भी भारत की नागरिकता को त्याग सकते हैं, आप भी, मैं भी, कोई भी। ये एक भारतीय नागरिक जो कि पूर्ण आयु और क्षमता का है, मतलब एडल्ट है, स्वस्थ मानसिकता का है, एक घोषणा करेगा और उस घोषणा के बाद भारत का नागरिक वो नहीं रहता। जैसे मान लीजिए कि कभी किसी दिन आपको लगे कि यार भारत में बहुत समस्याएं हैं, भारत में सब तरफ परेशानी परेशानी, भ्रष्टाचार है, दुनिया भर की दिक्कतें हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, कभी किसी दिन आपको ऐसा फील हो, तो फिर आप भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। बस आपको एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा, घोषणा करनी पड़ेगी कि आज इस दिनांक से मैं इस देश की नागरिकता को छोड़ रहा हूं। ये कोई भी कर सकता है, एनीवन कैन। तो अब वो व्यक्ति घोषणा के द्वारा नागरिकता को छोड़ सकता है, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। अब
नॉर्मली अगर युद्ध चल रहा हो तब सरकार थोड़ी बिजी होती है, तो उस समय की बात छोड़ दो। सामान्य दिनों में यदि आप ऐसी घोषणा करेंगे तो उसी समय उसी दिन से आपकी नागरिकता भारत की गई। पर ये आप खुद करेंगे, आप खुद अपनी नागरिकता को छोड़ रहे हैं, ये वो वाली बात है कि मुझे नहीं जम रहा। दूसरा तरीका देखो, जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो अब क्वेश्चन ये है कि मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसने अपनी नागरिकता छोड़ दी, लेकिन उसका बच्चा भी है, छोटा बच्चा है जो 18 साल से कम का है, नाबालिग बच्चा है। तो ऐसे व्यक्ति को जो अपनी नागरिकता भारत की छोड़ रहा है खुद की मर्जी से, इच्छा से, तो उसके नाबालिग बच्चों का क्या होगा, है ना? इसको समझें। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में उसका जो नाबालिग बच्चा है वो भी भारतीय नहीं रहेगा। मतलब चूंकि बच्चों के डिसीजन हमारे माना जाता है कि नाबालिग होते हैं तो माता पिता लेते हैं, जब तक बच्चा 18 साल से ऊपर का नहीं होता तब तक वो वयस्क नहीं माना जाता और उसके फैसले माता पिता के फैसले माने जाते हैं। तो माता पिता की नागरिकता के साथ नाबालिग बच्चों की नागरिकता भी जाएगी, क्योंकि वो खुद फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन 18 इस तरह के बच्चे की उम्र 18 साल होने पर वह प्रार्थना पत्र देकर भारत का नागरिक बन सकता है। मतलब यदि वो बच्चा 18 साल या उससे ऊपर का है, वो वयस्क है, तो उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, वो नागरिक रह सकता है। ठीक है, वो प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिकता को जारी रख सकता है। दूसरा है बर्खास्त की, सरकार खुद आपको नागरिकता से बर्खास्त कर दे। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करे तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। अब देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मैंने कल भी आपको एक बात बोली थी, कुछ लोगों को 2 हाथों में लड्डू अच्छे लगते हैं, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। भारत की नागरिकता छोड़ी भी नहीं, त्यागी भी नहीं, और चुपके से दूसरे देश की नागरिकता ले ली उसने। अब वो वहां का भी नागरिक है और यहाँ का भी नागरिक है। कई सारे लोग ऐसी चीटिंग करते हैं। तो यदि ऐसी हरकत कोई करता है कि जो अपने देश की नागरिकता को छोड़े बिना किसी दूसरे देश की नागरिकता भी ले लेता है, तो ये माना जाता है कि जिस दिन से उसने दूसरे देश की नागरिकता ली, भले ही उसने ना बताया हो, भले ही उसने अपनी नागरिकता ना छोड़ी हो, लेकिन उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे भारत का नागरिक स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता लेता है तो फिर वो भारतीय नागरिक नहीं रह सकता, उसकी नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि ये व्यवस्था भी तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, किसी देश के साथ युद्ध लड़ रहा हो। तीसरा तरीका है वंचित करने पर। ठीक है, वंचित भी किया जा सकता है, टर्मिनेशन किया जा सकता है आपकी नागरिकता का। केंद्र सरकार जो है किसी भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त कर देगी, वंचित कर देगी नागरिकता से, यदि इसमें से कुछ हुआ हो। यदि इनमें से कोई भी हरकत किसी व्यक्ति ने की, भारतीय नागरिक ने, तो फिर केंद्र सरकार उसको भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती। ये कौन कौन से हैं? यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीका तो आपको पता ही, गलत तरीका, किसी झूठी सूचना, भ्रामक सूचना के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर ली हो। जैसे उसने कहा कि मैंने भारतीय से विवाह किया है और इसलिए नागरिकता चाहिए, मैं इतने साल से भारत में रह रहा हूं, और नकली फोटो वगैरह खिंचा लिए, शादी का पूरा कार्ड वगैरह छपा के बता दिया, लेकिन शादी और विवाह तो उसने किया ही नहीं। तो इसको कहेंगे फर्जी तरीके से। कैसे? फर्जी तरीके से भारत में बहुत सारे काम होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से नागरिकता भी अर्जित कर ले। फर्जी तरीके से नागरिकता, मूवीज वगैरह में आप देखते होंगे ना, कई सारे लोग विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के लिए नकली शादी करते हैं। तो नकली शादी करोगे और नागरिकता प्राप्त करोगे तो फर्जी तरीका माना जाएगा। दूसरा, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि कोई नागरिक संविधान के प्रति अनादर जताता है, उसके प्रति आस्था, विश्वास, निष्ठा नहीं है उसमें, तो भी उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तीसरा, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो,
या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। अगर मान लीजिए कि कई लोग पैसों के चलते बिक जाते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने किसी शत्रु देश के साथ कोई संबंध स्थापित किया, युद्ध चल रहा है, आपने कोई गुप्त या गोपनीय या खुफिया सूचना उसको दी, या कुछ भी ऐसा हुआ, तो आपकी नागरिकता से आपको वंचित किया जा सकता है। फिर पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई है, ये समझ लेना, ये काम की चीज है। मान लो कि मैंने आपको बताया कि पंजीकरण से नागरिकता ले सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, या चौथा वाला तरीका, तीसरा चौथा तरीका जो मैंने आपको बताया था बाय रजिस्ट्रेशन बाय नेचुरलाइजेशन। अगर किसी व्यक्ति ने पंजीकरण और प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की और करने के दौरान 5 वर्ष के भीतर, 5 साल भी नहीं हुए और उसे किसी देश में 2 साल की कैद हो गई, हमारा नागरिक, और अगर किसी देश दूसरे देश में उसको सजा हो जाए, तो किसी दूसरे देश में यदि उसे 2 वर्ष की कैद हो गई 5 साल के अंदर अंदर, ये सब याद रखना है आपको। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, 2022 चल रहा है, 2022 में किसी व्यक्ति ने भारत में या तो पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त की या देशीकरण से, और 2027 के पहले पहले, 5 साल के पहले पहले, 5 साल के अंदर अंदर उसको 2 साल या उससे ज्यादा की कैद हुई कहीं पर, 2 साल कम से कम, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। तीसरा, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, 7 साल या उससे ज्यादा हो गया हो उसको भारत से बाहर रह रहा हो, भारत आया ही नहीं या इसका कोई संबंध नहीं रहा भारत से, तो भी उसकी नागरिकता जाएगी। अब आप सभी को पता है कि भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब यह है कि यहां पर केंद्र और राज्य, 2 सरकारें हैं, केंद्र राज्य, और दोनों में शक्तियां वगैरह बटी हुई है, लेकिन नागरिकता हमारे यहां पर एकल है और वो है भारतीय। कई सारे संघीय देश ऐसे होते हैं जहां पर दोहरी नागरिकता आपको मिलेगी, वहां पर देश की नागरिकता और राज्यों की अपनी अपनी अलग नागरिकता होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत ने एकल नागरिकता को अपनाया और वो हमने ब्रिटेन से लिया। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है, आपको मैंने बताया, और आगे डिटेल में एक चैप्टर भी आएगा संघीय प्रणाली का, तब डिटेल में बताऊंगा। हालांकि हमारा संविधान संघीय है और हमने संघीय के हिसाब से दोहरी राज पद्धति को अपनाया है। दोहरी राज पद्धति का मतलब क्या है? दोहरी राज पद्धति का मतलब है कि यहां पर केंद्र और राज्य में 2-2 सरकारें आपको दिखाई देती हैं। केंद्र में एक केंद्र सरकार है और राज्यों में एक राज्य सरकार है अपनी अपनी, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिक। वी ऑल आर इंडियन सिटीजन्स, हम सभी भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी राज्य में रहते हो। यहाँ राज्य के लिए कोई पृथक या अलग नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। जैसे अन्य संघीय राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में आप जाएंगे तो आपको वहां पर दोहरी नागरिकता मिलेगी। कैसे भाई? अमेरिका में है 50 राज्य। कितने राज्य हैं अमेरिका में? है 50 राज्य, 50 स्टेट्स हैं, और प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक होता है बल्कि उस राज्य विशेष का भी नागरिक होता है जहां वह रहता है। अब मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लीजिए अमेरिका का एक राज्य है अलास्का। आप सभी को पता है कि अलास्का अमेरिका का एक राज्य है। तो जो भी व्यक्ति अलास्का में रहता है उस व्यक्ति की 2 नागरिकता है, एक तो अलास्का की नागरिकता और दूसरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की नागरिकता। इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार और राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त है। अब वहां पर राज्य के अपने अधिकार होते हैं जो सिर्फ उसके नागरिकों को प्राप्त होते हैं, तो राज्य के अधिकार मिलेंगे और पूरे अमेरिका में जो नागरिकों को अधिकार दिए गए वो मिलेंगे। भारत में राज्यों के द्वारा अपने नागरिकों को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। आप सभी को पता होगा कि भारत में जो मौलिक अधिकार है वो संविधान में सभी के लिए हैं, सारे नागरिकों के लिए हैं। कोई भी राज्य विशेष के अपने कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसा भारत में आपको नहीं मिलेगा।
यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं कि जैसे मान लीजिए कि सरकारी नौकरी, अब सरकारी नौकरी में आप भारत में कहीं भी काम कर रहे हैं तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना उस पद पर मिलता है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में सब में अलग अलग है। एक ही काम के लिए कोई कंपनी आपको ज्यादा पे कर सकती है और कोई कंपनी आपको कम पे कर सकती है। तो कैसे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव दिखाई देता है। ऐसा ही भेदभाव हो सकता है अगर अलग अलग राज्यों के अपने अधिकार होंगे तो कोई राज्य अपने नागरिकों के प्रति जो है और दूसरे के प्रति भेदभाव बरत सकता है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पद, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अगर भारत में ये व्यवस्था लागू कर दी तो उत्तर प्रदेश के नागरिक मध्य प्रदेश में आए, क्योंकि भारत में तो नागरिक तो हैं तो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में कई सारे अधिकार उनको नहीं मिल रहे हैं जो मध्य प्रदेश के लोगों को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति राजस्थान जाता है तो ये उसके साथ हो रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको भारत में नहीं मिलेंगी। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ही हमने एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया है। हमारे यहाँ सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म इस देश में कहीं भी हो या निवास कहीं हो, और देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त उनको होते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो पैदा किसी राज्य में हुए हैं, उनका जन्म किसी राज्य में हुआ है और वो किसी और राज्य में रह रहे हैं। हो सकता है जॉब कर रहे हैं, जैसे कई सारे लोग हमारे यहाँ पर होता है ना कि पढ़ते लिखते कहीं से हैं और उनकी नौकरी कहीं दूसरे राज्य में है। वहीं परिवार को लेकर, फैमिली को लेकर शादी हो गई, बच्चे हो गए, सेटल हो गए, वहीं मकान ले लिया, अब वो वहीं रह रहे हैं। तीज त्योहार पर अपने गांव, अपने शहर, अपने लोगों के बीच आते हैं। जैसे कई सारे बिहारी छठ पूजा के समय इस देश के विभिन्न अलग अलग हिस्सों से बिहार जाते हैं। अलग अलग लोग दिवाली पर, दशहरे पर, राखी पर, ठीक है, होली पर अपने घर जाते हैं। तो ये होता है, लेकिन इससे उनकी नागरिकता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस देश में कहीं भी नौकरी करना हो तो आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि वो मेरा राज्य है कि नहीं। किसी भी राज्य में जाइए, नौकरी कीजिए, रहिए, निवास करिए, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप विदेश में आ गए हैं, है ना। अगर मान लो कि ऐसा होता तो आपको शायद फॉरेन वाली फीलिंग आती, तो यार ये किस देश में आ गए, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, यहाँ तो ऐसा हो रहा है। तो वैसा यहाँ नहीं होगा, किसी तरह का भेदभाव यहाँ पर किया नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आपको कुछ अपवाद याद रखना है। मेरा जोर ये आपको अपवाद याद कराने पर है कि भाई साथ साथ में कुछ अपवाद भी हैं। एकल नागरिकता जरूर देता है संविधान, भेदभाव से मना भी कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद हैं जो आपको याद रखना है। नंबर 1, अनुच्छेद 16 के तहत क्या है अनुच्छेद 16 में? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता। वैसे तो ये अनुच्छेद ये कहता है कि सरकार द्वारा जो नौकरी आपको दी जाएगी, सरकार के द्वारा जो नियोजन किया जाएगा, उसमें 7 आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता। इसमें आपको एक जन्म स्थान का भी मिलेगा और निवास का भी मिलेगा। राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास, ये 7 आधार, इन 7 आधारों पर लोक नियोजन में अवसर की समता से किसी नागरिक को वंचित नहीं करेगा। यही है ना, यही है ना हमारा अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 के तहत संसद ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। अब आप कहेंगे कि 16 में तो लिखा है कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा अनुच्छेद 16 में ही अपवाद है कि संसद जो है वो क्या कर सकती है, किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों या नियुक्तियों में अलग सुविधा दे सकती है। मतलब निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। आपको लगेगा क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया। एक कानून भी पास किया है
संसद ने, और वो कानून क्या है, सार्वजनिक रोजगार में निवास की जरूरत को, कि उस राज्य में निवासी होना जरूरी है, ये अधिनियम संसद ने बनाया है, जो कि अनुच्छेद 16 का अपवाद है। 1957 में बनाया गया अधिनियम भारत सरकार को यह अधिकार देता है कि गैर राजपत्रित पदों पर, राजपत्रित पर नहीं, गजेटेड नहीं, गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करे। इन राज्यों में, ये राज्य जरा ध्यान से देखना, कौन कौन से स्टेट है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इनके लिए ये व्यवस्था की गई थी, इन राज्यों में निवास की शर्त की गई थी। पर अभी हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, मणिपुर, त्रिपुरा से हटा दिया गया है। यह अधिनियम 1974 में समाप्त भी हो गया। यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया है, मतलब अभी हिमाचल प्रदेश, मणिपुर वगैरह में लागू नहीं है, लेकिन यह अधिनियम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी भी लागू है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर ये भारत के किसी राज्य में लागू नहीं है। इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए आप सभी लोग। जो गैर राजपत्रित, राजपत्रित की बात नहीं कर रहा हूं, गैर राजपत्रित पद जो होते हैं सरकारी नौकरी में, छोटे लेवल के जो पद होते हैं, छोटी एग्जाम्स जो होती हैं, उनमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये कानून अभी भी लागू है। निवास की शर्त का मामला वहां भी लागू है। वहां ऐसा हो सकता है निवास के आधार पर आपके साथ वहां उन पदों पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन बाकी भारत के 26 राज्यों में कहीं भी ये लागू नहीं है। ये समझ में आया? पहले जम्मू कश्मीर का भी एक मामला आपको पता होगा कि अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर को भी एक अधिकार देता था, आपको पता होगा। जम्मू कश्मीर के मामले में भी ऐसा ही था पहले, कि वहां पर राज्य के निवासियों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, निवास के आधार पर भेदभाव होता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर, जैसे संपत्ति वगैरह आप वहां नहीं खरीद सकते थे बाहर के दूसरे अलग राज्यों के नागरिक, तो 35A को अभी हटा दिया गया है। आप सब जानते हैं कि अब ये 35A अनुच्छेद संविधान का जम्मू कश्मीर में अब लागू नहीं होता है वैसा। तो इसलिए भारत में अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर ये कानून कहीं भी लागू नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछे, क्या निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है सरकारी नौकरी में, कहना हाँ हो सकता है। अनुच्छेद 16 के अपवाद में यह दे रखा है कि संसद किसी राज्य में निवास को लेकर कुछ शर्तें आरोपित कर सकती है। हालांकि संसद करेगा इस बात का ध्यान रखना कि कोई राज्य नहीं कर सकता। किसी राज्य सरकार को यह शक्ति नहीं है कि वो अपने यहां पर निवास को लेकर कोई शर्तें लागू करे। संविधान अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 16 और 15 में भी कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध है। धर्म है, मूलवंश है, लिंग है, जाति है, जन्म स्थान है, तो इस आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते अनुच्छेद 15 के तहत। इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य को किसी विशेष सुविधा दे सकता है। यहां निवास का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुच्छेद 15 में आपने जो 5 आधार पढ़े होंगे उसमें धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है, निवास नहीं है। मतलब अनुच्छेद 15 के तहत राज्य निवास के आधार पर कोई विशेष सुविधा अपने नागरिकों को दे सकता है, जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला नहीं होना चाहिए। मतलब एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है, यह सही है। क्या ऐसा हो सकता है? एक राज्य वहां के जो निवासी हैं, अपने राज्य के निवासियों को, क्योंकि राज्य में निवासी भी होते हैं, बाहर के भी होते हैं, तो वहां निवास करने वाले लोगों को कुछ छूट दे सकता है शैक्षणिक शुल्क में। और बाहर के जो लोग फॉर्म भर रहे हैं या बाहर के लोग जो कर रहे हैं उनको शायद ना दे, ये हो सकता है अनुच्छेद 15 में, क्योंकि निवास का आधार नहीं है। अनुच्छेद 15 में 5 आधार हैं: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। निवास के आधार पर भेदभाव करने से अनुच्छेद 15 मना नहीं करता। फिर हमारे यहाँ पर एक भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में आपको पता है 6 स्वतंत्रताएं, और उन 6 स्वतंत्रताओं में से भारत के किसी भी भाग में घूमने
और निवास करने की स्वतंत्रता भी है। याद करिए, आपको अधिकार है कि आप भारत के किसी भी भाग में घूम सकते हैं और निवास कर सकते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है। अनुसूचित जनजातियों के हित में आपको पता है कि आपके निवास और घूमने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि मान लीजिए कि आप किसी ऐसे इलाके में निवास करना चाहते हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, या वहां पर वो लोगों का कुछ ऐसा विशेष मामला है, तो आपको वहां बसने से रोका जा सकता है। आप किसी ऐसे इलाके में घूमना चाहते हैं जो अनुसूचित जनजातियों का इलाका है और जहां शायद आपका जाना सही नहीं रहेगा, तो आपको वहां पर घूमने से रोका जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई सारी जाति है, जैसे एक है जारवा। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको मिलेगी। तो वहां पर जारवा जनजाति के इलाकों में जाने से रोका जा सकता है और यह अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं माना जाता। दूसरे शब्दों में, जनजातीय इलाकों में प्रवेश और निवास करना प्रतिबंधित है ना, क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति होती है, परंपराएं होती है, उनका अपना एक सिस्टम है। आम लोगों के वहां जाने से, बसने से उन लोगों को समस्याएं हो सकती है, उनकी प्राइवेसी में डिस्टरबेंस हो सकता है, तो इसलिए ये प्रतिबंधित किया गया है। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, उनकी भाषा, उनके रिवाज आदि को बचाने के लिए किया गया है। आप याद करोगे अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश काल में कई सारे जनजातीय विद्रोह हुए ना भारत में, आपने पढ़ा होगा। अंग्रेजों के काल में संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खासी विद्रोह, ना जाने कितने सारी जनजातियों ने विद्रोह की। जब हम उन कारणों की तह में जाते हैं जिनकी वजह से एक भोले भाले आदिवासी ने क्यों हथियार उठाए, क्यों अंग्रेजों से लड़ पड़ा वो, इसका कारण ये था कि भारत में इससे पहले मुगल या जो भी शासन रहा हो, अलग अलग समय पर अलग अलग राजा महाराजाओं का वंश का शासन रहा है, लेकिन किसी ने भी आदिवासियों के साथ छेड़छाड़ नहीं की। जनजातियों की जो अपनी एक व्यवस्था होती है, उसमें आपको बताया कि सामूहिक संपत्ति, खूट कट्टी वगैरह चलता है, तो उनके एरिया में दखल नहीं दिया, उनके सिस्टम को, उनके तंत्र को किसी ने नहीं छोड़ा। उनकी परंपराएं, मान्यताएं सब उनके हिसाब से वो लोग करते रहे। पर अंग्रेज तो लालची थे, ब्रिटिश इतने लालची थे कि उन्हें भारत के हर एक हिस्से से पैसा चाहिए था, तो उन्होंने आदिवासियों को भी नहीं बख्शा, जनजातीय इलाकों में घुसपैठ की और जनजातियों के ऊपर अत्याचार किए, उनका शोषण किया, उनकी जमीनें छीन ली, उनको भी इस पूरे सिस्टम के तहत लेके आ गए। महाजन, सूदखोर, जमींदार वहां भी चले गए और धीरे धीरे आदिवासी जो है जब परेशान हो गया, प्रताड़ित हो गया, क्योंकि उसकी संस्कृति पर हमला हुआ, उसकी परंपरा पर हमला हुआ, उसके आर्थिक व्यवस्था पर हमला हुआ, तो उसने हथियार उठाए। लेकिन भारत सरकार ने, और जब हमारा संविधान बना तो हमने ऐसी गलती नहीं की। हमने आदिवासियों को, जनजातियों को, उनके इलाकों को आरक्षित कर दिया एक प्रकार से। हमने अनुच्छेद 19 में भले घूमने की स्वतंत्रता दी, निवास करने की स्वतंत्रता दी लोगों को, लेकिन हमने उनके इलाकों में फिर भी कुछ प्रतिबंध लगाए। तो आदिवासियों की, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, रिवाज आदि को बचाना जरूरी है, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। यही नहीं, ये व्यवस्था उनकी संपत्ति और परंपरा के लिए भी है, उनका शोषण के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच है, क्योंकि इसी की वजह से अंग्रेजों के काल में उनका शोषण हुआ। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी ना। ये हमने इतिहास से सीखा है, इसीलिए हमने ये प्रावधान संविधान में किए। भारत का संविधान अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं, बल्कि कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है। ये आपको समझ में मामला आ गया होगा। यह व्यवस्था क्यों की गई, इसका कारण मैंने आपको बताया। दूसरा, यह व्यवस्था भाईचारा, जो हमारे प्रस्तावना में लिखा है ना, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई, ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। क्योंकि अंग्रेजों ने जो बांटो और राज करो की नीति के तहत देश को बांटा और बंटवारा किया उसका, तो हमने उससे सीख लेते हुए एकल नागरिकता इसीलिए की थी ताकि भविष्य में कभी भी इस प्रकार का संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, राज्य या क्षेत्रीयता के आधार पर बंटवारा ना हो।
इसके बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद आदि होते रहे हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते, इतना अच्छा करने के बाद भी भारत में आज भी आप देखते हैं कि ये सारी समस्याएं मौजूद हैं। एकल नागरिकता होने के बाद भी वर्ग संघर्ष होता है, जातीय दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, भाषाई विवाद हो जाते हैं। जैसे आप देखो कि हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है, हम चाहते हैं कि एक देश एक भाषा हो जाए। जब संविधान लागू हुआ तो हमने ये कल्पना की थी कि 15 वर्षों के बाद इस देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बना लिया जाएगा, तब तक का समय दिया गया था। लेकिन 1965 तक हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की स्थिति में नहीं पहुंचे, इसीलिए आज भी अंग्रेजी का प्रयोग बदस्तूर जारी है। और इसका कारण ये है कि भारत में भाषाई विवाद भी है। इस देश में अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं और खास करके सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। लेकिन दिक्कत यह है कि हिंदी भारत में, उत्तर भारत में बोली जाती, दक्षिण भारत में हिंदी नहीं बोली जाती। इसलिए जब भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को लेकर कुछ बात आती है तो दक्षिण भारत के राज्यों से इसका विरोध हमें देखने को मिलता है, और ये भाषाई विवाद है। एकल नागरिकता देने के बाद भी हमारे देश में ये समस्या बनी हुई है। तो हो सकता है किसी दिन आपसे क्वेश्चन ही पूछ ले कि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में आने वाली बाधाएं क्या है। क्या कारण है कि आजादी के 72 साल हो चुके हैं, इस स्वतः संविधान लागू होने के 72 साल हो गए। 72 साल लागू होने के बाद भी संविधान को, हिंदी को वो हम राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए जो हम लोग बनाना चाहते थे। तो उसके क्या कारण है, क्या बाधाएं हैं, वो आपको लिखना होगी। तो इस तरह संविधान निर्माताओं का एक एकीकरण भारतीय राष्ट्र निर्माण का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो सका है। यहां तक समझ में आया? क्लियर? अब एक चीज है विदेशी भारतीय नागरिकता, इसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। विदेशी भारतीय नागरिकता का क्या मतलब है? एक व्यक्ति जो कभी भारतीय था लेकिन आज भारतीय नहीं, या एक व्यक्ति जिसके माता पिता पूर्वज कोई भी परिवार में पहले भारतीय था लेकिन उसके बाद अब वो भारतीय नहीं और वो अब किसी और देश के नागरिक हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं विदेशी भारतीय नागरिक। या आपने कई बार एक शब्द सुना होगा, भारतीय मूल के लोग, इंडियन डायस्पोरा। एक शब्द आप सुनते होंगे, बहुत बढ़िया एक शब्द है जो बार बार आपको सुनने को मिलता होगा, इंडियन डायस्पोरा। क्या है ना कि इंसान कहीं भी चला जाए दुनिया में, लेकिन अपनी जड़, अपनी जमीन, अपने वतन से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लगाव तो उसे जरूर होता है। ये बात तो आपको पता हो। भारत में भी आजादी के पहले से और आजादी के बाद भी कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस देश को छोड़ा, अन्य देश की नागरिकता ले ली, अन्य देशों के वो नागरिक बन गए, उनके बच्चे भी उस देश के नागरिक बने हुए हैं। लेकिन भारत से कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव तो रहा है, अटैचमेंट रहा है, संबंध रहा है, कुछ भी कह लो आप इसको। इसको कहते हैं इंडियन डायस्पोरा या भारतीय मूल के। ऐसे कई लोग आपने दुनिया में सुने होंगे। आपने बॉबी जिंदल का नाम तो सुना ही होगा, कमला हैरिस का नाम आपने सुना होगा, सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा। राजनीति में बड़े बड़े नाम आप सुनते होंगे, या आप उधर चले जाएं क्रिकेट में, खेल में, तो वहां भी आपको बहुत बड़े बड़े नाम सुनने को मिलते हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेटर शिव नारायण चंद्र पॉल या राम नरेश सरवन, ठीक है, मोंटी पनेसर, कई सारे आपने सुने होंगे ऐसे विदेशी क्रिकेटर्स के नाम जो कि भारतीय नाम जैसे आपको दिखाई देते होंगे। तो इंडियन डायस्पोरा एक टॉपिक है। भारत में ऐसे कई सारे लोग जो अब भारतीय नहीं है लेकिन भारत से उनका नाता रहा है, वो भारतीय मूल के रहे हैं, ऐसे लोगों को विदेशी भारतीय नागरिक कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर सरकार ने एक समिति बनाई, सितंबर 2000 की बात है। LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी है इनका पूरा नाम। LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी को ये काम सौंपा गया कि आप हमें बताइए कि कैसे इंडियन डायस्पोरा या भारतीय नागरिकों को भारत के साथ जोड़ा जा सके। स्वाभाविक सी बात है, मैंने आपसे कहा कि कभी न कभी उनका कुछ न कुछ तो भारत से लेना देना था, तो इनको किस प्रकार से फिर से भारत और उसके विकास से जोड़ा जा सके। तो एक सिंघवी कमेटी बनी, LM सिंघवी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय।
इस कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने और उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का काम सौंपा गया। कि एक तो आपको यह देखना है कि पूरी दुनिया में भारतीय डायस्पोरा का मामला क्या है, कितने लोग भारतीय मूल के बाहर हैं और क्या क्या कर रहे हैं एक प्रकार से। दूसरा कि उनके साथ किस प्रकार से भारत के रचनात्मक संबंध बनाए जा सकते हैं, कैसे उनको हमारे देश और इसके विकास से जोड़ा जा सकता है। तो इस समिति ने जनवरी 2002 में अपनी रिपोर्ट, देखो ये टॉपिक ऐसा है, मैं आपको ये बता दूं इतने साल के एक्सपीरियंस से कि बहुत सारे बच्चे जो इस भाग को पढ़ते हैं उन्हें ये तो समझ में आ जाता है कि नागरिकता प्राप्त कैसी होती है, नागरिकता जाति कैसे है, वो सब समझ में आ जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां जाके वो उलझ जाते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स को कभी समझ में नहीं आता कि पीआईओ क्या चीज है, भारतीय मूल का क्या होता है व्यक्ति, या उसके क्या प्रावधान है, पीआईओ, ओसीआई कार्ड होल्डर, और वो हमेशा इसमें उलझा रहता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि मामला क्या है, ये चक्कर क्या है। तो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो जनवरी 2002 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और नागरिकता अधिनियम 1955 में इसने कहा कि कुछ संशोधन करो, सिफारिश किया ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता दी जा सके। मतलब ऐसे लोग जो भारतीय मूल के मैंने आपको समझा दिया, जिनके पूर्वज, माता पिता, दादा दादी कोई भी भारतीय थे लेकिन वो भारतीय नहीं, वो विदेशी है, ऐसे लोगों को क्या कहोगे, भारतीय मूल के नागरिक। तो भारतीय मूल के नागरिकों को दोहरी नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम पास करने की सिफारिश की। दोहरी नागरिकता मतलब क्या, वो भारत के भी नागरिक होंगे, वहां के भी होंगे, ऐसा नहीं है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये होगा कि वो नागरिक तो उसी देश के रहेंगे लेकिन चूंकि भारत से वो जुड़े हैं तो भारत में भी उनको कुछ अधिकार दिए जाए। मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मली दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होते हैं नागरिक और एक होते हैं विदेशी। नागरिक और विदेशी, नागरिकों को कई सारे अधिकार होते हैं, विदेशियों को कोई अधिकार नहीं होते, लेकिन एक बीच की कैटेगरी बनाई जाए जो ना तो पूरे नागरिक हो ना पूरे विदेशी हो। इसको मैं आपको समझाऊं कि आपके परिवार में मान लीजिए कि 4-5 लोग हैं, 5 लोग हैं परिवार में, तो अब परिवार का व्यक्ति जब भी घर में आएगा आपके, तो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से खाना उठा के किचन से खा सकता है, फ्रिज में से पानी निकाल के पी सकता है, ठीक है, जो भी घर में सुविधाएं उनका उपयोग कर सकता है बिना किसी शर्मिंदगी के, तो वो हमारा परिवार का सदस्य है। एक होता है अजनबी, जो अगर मान लीजिए कभी किसी कारण से किसी काम से हमारे घर में आए तो वो हमारे घर में ऐसे एंटर नहीं कर सकता, बिना आपकी परमिशन के कोई अजनबी व्यक्ति, कोई स्ट्रेंज पर्सन जो है वो आपके घर में नहीं आ सकता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो वो आपके घर में आएगा, आपसे पूछ के आएगा, आके बैठेगा, इधर उधर ज्यादा हाथ नहीं लगा सकता आपके घर में क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल अजनबी है, और जो कारण है उस कारण से आएगा फिर चला जाएगा। और एक होता है हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा कोई दोस्त, है ना। अब दोस्त को आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो आपका परिवार का सदस्य नहीं है पर वो अजनबी भी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये कैटेगरी होती है डायस्पोरा की, कि आपके घर में आ सकता है, आपसे पूछने की परमिशन की जरूरत नहीं कि मैं आ जाऊं क्या, अंदर तक आ जाएगा, बैठ जाएगा, सोफे पे पैर फैला के बैठ जाएगा, भाई दोस्त है, जो मन मर्जी आएगा वो करेगा। तो वो ना तो परिवार का सदस्य है ना अजनबी है। वैसा ही इंडियन डायस्पोरा का जो मामला है वो ना तो आपके लिए अजनबी है, विदेशी है पूरी तरह से। जैसे कोई विदेशी आएगा तो उसको आपसे पूछ के और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी फिर वो आ सकता है, और वो हमेशा रह नहीं सकता, उसको जाना पड़ेगा एक निश्चित समय में। और एक नागरिक होता है जो यहाँ रहता है, यहाँ के सारे अधिकारों का उपभोग करता है। अब आया समझ में कि नहीं आया? आप समझ सकते हो कि ये तीसरी कैटेगरी वाले मामले हैं। ये ना तो नागरिक है, मतलब नागरिक की तरह वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के मौलिक अधिकार, ये इनको नहीं है। ये राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ये उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते। तो ये नागरिक के अधिकार तो इनको नहीं दिए गए, लेकिन ये पूरी तरह से विदेशी भी नहीं है। ये आपके देश में कभी भी आ सकते हैं, बिना वीजा के लाइफ टाइम वीजा होता है इनका एक प्रकार से, ये जितने समय चाहे उतने समय तक रह सकते हैं। इज दैट क्लियर?
तो मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि अगर आपको कोई पूछे कि इंडियन डायस्पोरा या दोहरी नागरिकता क्या है, तो दोहरी नागरिकता का मतलब यह है कि ऐसे विदेशी नागरिक जो भारतीय मूल के हैं, उनको हमारी तरफ से भारतीय मूल का होने का कुछ गिफ्ट, कुछ तोहफा, कुछ उपहार, कि चूंकि आप भारत के कभी न कभी तो रहे हो, किसी न किसी समय भारत से आपका कोई नाता रहा है, तो उसका फायदा उठा लो। आप कुछ फायदा आपको देते हैं हम लोग, अपनी तरफ से कोई लाभ है आपको उसके। यही मामला इंडियन डायस्पोरा और दोहरी नागरिकता से जुड़ा है ना। तो अब इन्होंने कहा कि जो भारतीय मूल के लोग हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इनको दोहरी नागरिकता प्रदान की जाए। हालांकि कुछ विशेष देशों के रहने वालों, हर कोई तो नहीं हो सकता, कुछ विशेष देशों के रहने वाले लोगों को ही हम क्या करें, दोहरी नागरिकता प्रदान करें। अब यहां बच्चे क्या गलतफहमी में आ जाते हैं कि हमारे देश में तो यह व्यवस्था है कि दोहरी नागरिकता नहीं हो सकती। मतलब वो ये कहते हैं कि एक भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिक तो हो नहीं सकता, एक साथ दो देशों की नागरिकता तो हो नहीं सकती। तो दोहरी नागरिकता क्या है? दोहरी नागरिकता का मतलब मैंने आपको बताया कि नागरिक तो वो वहीं का रहेगा, लेकिन भारतीय मूल का होने के नाते कुछ सुविधाएं यहां पर नागरिकों जैसी दी जाएगी उसको। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान किए गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। 2005 में सरकार ने फिर नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सारे देशों के जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उन सबको जो है क्या किया गया, उनको दोहरी नागरिकता दी गई, उन्हें विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान की गई, जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते। तो यह हो गया आपका 2005 का संशोधन। फिर 2015 में सरकार ने एक और संशोधन किया। 2015 में सरकार ने नागरिकता अधिनियम में एक और संशोधन किया और मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया। इसने क्या किया, इसने भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की। पहले क्या होता था, पहले भारत सरकार इस मामले में भेदभाव करती थी। मतलब हमारे लिए विदेशी भारतीय नागरिक जो थे वो दो तरह के थे, एक को हम लोग पीआईओ कहते थे और एक को हम लोग ओसीआई कहते थे। देखो जरा ध्यान से, अब सरकार ने क्या किए, दो स्कीम जारी कर दी कि अगर आप विदेशी भारतीय नागरिक हैं तो आप या तो पीआईओ कार्ड ले लेंगे या ओसीआई कार्ड ले लेंगे। दो कार्ड जारी करती थी सरकार, दो स्कीम चलाती थी। अब पीआईओ और ओसीआई दो स्कीम क्या थी, इसमें अंतर क्या है? देखो अंतर यह है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का नागरिक होने के योग्य था, या उसके दादा दादी पूर्वज कोई भारतीय नागरिक थे पर अब वो विदेशी है, तो वो पीआईओ कार्ड धारक माना जाता, पीआईओ कार्ड ले सकता, वो भारतीय मूल का व्यक्ति था। ओसीआई कौन था? ओसीआई दरअसल वो व्यक्ति था जो 26 जनवरी 1950 को, जो मैंने आपको बताया था कि नागरिक कौन बन सकता था, 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था या उसके बाद भारत का नागरिक था या अब नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ओसीआई कार्ड दिया जाता था। तो भारत सरकार मोटे मोटे तौर पर दो कार्ड जारी करती थी। दो कार्ड मैंने आपको बताया, पहले कार्ड का नाम है पीआईओ कार्ड और दूसरा कार्ड है ओसीआई। एनआरआई मैं बताऊंगा आपको, एनआरआई कौन होता है। एनआरआई जो होता है वो भारतीय ही होता है। आप मान लीजिए कि आप विदेश जाएं किसी जॉब के लिए, किसी काम से कुछ समय के लिए वहां रहें, तो आप भारत के नागरिक हैं, आपके पास भारतीय पासपोर्ट है, तो आप एनआरआई कहलाएंगे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है, भारत का पासपोर्ट है, नागरिक के सारे अधिकार हैं और वो विदेश में रह रहा है, उसने विदेशी नागरिकता नहीं ली है, वो भारत का ही नागरिक है, वो एनआरआई कहलाता है। अब पीआईओ और ओसीआई क्या है वो भी मैंने आपको बताया। पीआईओ का मतलब है जिसके पूर्वज भारतीय थे और वो नहीं है। ओसीआई का मतलब है कि जो 26 जनवरी 1950 को नागरिक था
या बनने के योग्य था, पात्र था, या बाद में कभी नागरिक था, अब नहीं है, ऐसा व्यक्ति ओसीआई कार्ड ले सकता था। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, मैंने आपसे कहा था कि इस सेशन में मैं आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर करूंगा। अगर आप इस सेशन को, पूरी सीरीज को देखोगे ना, क्योंकि किताब पढ़ते समय जब बच्चों के पास किताब हाथ में होती है तो इन प्रावधानों को पढ़ के भी उनको समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है। ये जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर रहा हूं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं ताकि अगली बार इस किताब को पढ़ते समय आपको ये समस्या ना आए कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका, समझ में नहीं आ रहा, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लो कि आखिर उसमें लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है। तो सरकार ने 2015 में क्या किया, क्योंकि ये 2-2 कार्ड जारी होते थे, कंफ्यूजन, जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा ना पीआईओ और ओसीआई में, हो सकता है कि इतना बताने के बाद भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यार ये क्या चक्कर है कि पहले पीआईओ हो गया, बाद वाला ओसीआई हो गया। तो ये कंफ्यूजन सच में भी था, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। कई लोगों को समझ में नहीं आता था कि हमको पीआईओ कार्ड मिलेगा कि ओसीआई कार्ड मिलेगा। फिर ओसीआई कार्ड की सुविधाएं पीआईओ कार्ड से ज्यादा थी, तो लोगों को पीआईओ कार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हर भारतीय मूल का व्यक्ति ओसीआई कार्ड लेना चाहता था, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ओसीआई कार्ड लोकप्रिय था, पॉपुलर था। जब ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, जब ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर सरकार ने 2015 में ये माजरा ही खत्म कर दिया, पीआईओ ओसीआई को मर्ज कर दिया, दोनों को मिला दिया और एक कार्ड जारी किया गया है, ओसीआई कार्ड होल्डर। मतलब भारत में कोई, ठीक है, भारत में अब कोई ओसीआई पीआईओ नहीं है। अब क्या है, अब भारत में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब एक मामला चलता है और वो चलता है ओसीआई कार्ड होल्डर। तो जितने भी मैंने आपको बताया कि भारतीय मूल के लोग हैं, कैसे भी हो, भले ही वो किसी भी प्रकार के भारतीय मूल का व्यक्ति अब भारत में इस कार्ड को ले सकता है, ओसीआई कार्ड होल्डर। तो हमें यह समझना है कि सरकार ने फाइनली पीआईओ कार्ड स्कीम और ओसीआई कार्ड स्कीम को क्या कर दिया है, वो मिला दिया गया है, उनको मर्ज कर दिया गया है। पीआईओ कार्ड स्कीम को 19 अगस्त 2002 में शुरू किया गया था और ओसीआई कार्ड स्कीम को 2 दिसंबर 2005 में शुरू किया गया था। तो एक 2002 में आया, पीआईओ कार्ड वाला मामला 2002 में आया और ओसीआई कार्ड वाला मामला 2005 में आया। दोनों स्कीमें साथ साथ चल रही थी। अब आप या तो पीआईओ कार्ड लेंगे या ओसीआई लेंगे। वैसे ओसीआई स्कीम अधिक लोकप्रिय थी, मैंने आपको बताया। इंसान को सुविधा जब मिलती है तो हमेशा वो ऑप्शन चुनता है जिसमें ज्यादा सुविधा मिलती है। पीआईओ कार्ड से ओसीआई कार्ड वालों को ज्यादा फायदा होता था, ज्यादा लाभ मिलते थे, तो ओसीआई कार्ड की मारामारी ज्यादा थी, इसकी डिमांड ज्यादा थी। आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे। मान लीजिए कि आप एक इंडियन डायस्पोरा है, आप एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो आपको भी कंफ्यूजन होगा कि मुझे सरकार पीआईओ कार्ड देगी कि ओसीआई कार्ड देगी, चाहिए मुझे ओसीआई। आवेदकों का भ्रम दूर करके उन्हें और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ये गलतफहमी को ही खत्म कर दिया। पीआईओ और ओसीआई को मिलाकर एक स्कीम का सूत्रपात किया, जिसमें दोनों स्कीमों के सकारात्मक पक्षों को शामिल कर लिया और नए कार्ड का नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया। नए कार्ड का नाम है ओसीआई कार्ड होल्डर। क्या नाम है? ओसीआई कार्ड होल्डर। नया पीआईओ ओसीआई की जगह जो आया है। इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 पारित किया गया। 2015 में नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया और ये 2015 की बात 2019 में फिर किया गया, आपको पता है।
2019 में फिर इस अधिनियम में संशोधन किया गया और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन 3 देशों में जो अल्पसंख्यक है, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी अल्पसंख्यक हैं और जो 2014 से पहले भारत आ गए थे, ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ने 2019 में एक और संशोधन किया था जिसे आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के नाम से जानते हैं। तो 2015 में और उससे पहले भी संशोधन हुए, लेकिन आपने देखा होगा कि पहले कभी ऐसा हो हल्ला नहीं मचा। नागरिकता संशोधन अधिनियम में पहले भी अमेंडमेंट हुए लेकिन कभी हो हल्ला नहीं मचा। पहली बार था कि जब नागरिकता संशोधन अधिनियम जब हमारे यहाँ किया गया 2019 में CAA, तो इतना बवाल काटा गया। ठीक है, PIO स्कीम 9 जनवरी 2015 के प्रभाव से रद्द कर दी गई और यह अधिसूचित किया गया कि सभी चालू PIO कार्ड धारक 9 जनवरी 2015 से OCI कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। मतलब जिनके पास में PIO कार्ड था, अब उनके पास में OCI कार्ड होल्डर हो। PIO स्कीम खत्म। तो क्वेश्चन ये है कि अधिनियम 2015 ने विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक कर दिया। तो पहले जो चलता था ना विदेशी भारतीय नागरिक, अब हो गया विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक, कार्ड होल्डर, एक ऐसा विदेशी भारतीय नागरिक जिसके पास में OCI कार्ड है। और मुख्य अधिनियम में कुछ निम्नलिखित प्रावधान किए। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निबंधन क्या है, देखो। भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को पंजीकृत कर सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि वो पात्र है, वो विदेशी भारतीय नागरिक है और इस स्कीम का फायदा ले सकता है, उसको OCI कार्ड होल्डर बनाया जा सकता है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, केंद्र सरकार के पास आवेदन दे और बस उस आवेदन में उसको बताना पड़ेगा, तो उसको विदेशी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। सरकार उसको रजिस्टर्ड कर लेगी OCI कार्ड होल्डर के रूप में। ऐसा कौन हो सकता है? पूर्ण आयु और क्षमता का कोई भी व्यक्ति। देखो योग्य कौन है, अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर सरकार ये कार्ड किसको देगी, पात्र कौन है इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए या इस कार्ड को लेने के लिए, पात्र कौन है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी आ सकता है ना। चलिए मैं आपको बताता हूं पात्र कौन है। तो कोई भी एडल्ट जो किसी अन्य देश का नागरिक है, जो नाम ही विदेशी नागरिक तो होगा ही, जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय या उसके बाद भारत का नागरिक था। मतलब मैं आपको बताऊं कि 26 जनवरी 1950 को या तो वो भारतीय नागरिक था या 26 जनवरी 1950 के बाद भी भारत का नागरिक था, बाद में नागरिकता छोड़ के किसी और देश की नागरिकता ले ली। एक तो ये हो गया, समझ गए आप। देखो जिसको क्लास में बोरिंग लगे या इंटरेस्ट नहीं आए तो वो कभी भी जा सकता है, लेकिन जिन बच्चों को समझना हो, गंभीर हैं, जो थोड़े से सीरियस हैं, जिन्हें यहाँ से दिक्कत आती है, मैं एक एक प्रावधान को बताने वाला हूँ। इसलिए प्लीज वो बच्चे जो टाइम पास करने वाले हैं या वो जिन्हें कि मजा नहीं आ रहा है, बोरिंग लग रहा है, वो जा सकते हैं, उनकी छुट्टी। पर जिनको ईमानदारी से समझना है वो थोड़ा सा समझ लें। आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन यू, मुझे आपको बस ये प्रावधान समझाने हैं ताकि आपको हमेशा के लिए कोई परेशानी इसमें ना आए अगली बार। तो समझ लो कि कौन योग्य होगा, किसको मिलेगा OCI कार्ड होल्डर का ये जो कार्ड है, कौन होगा इसके लिए पात्र। पहला वो व्यक्ति जो कि किसी दूसरे देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भारत का नागरिक था, अब नहीं। एक तो वो हो गया। दूसरा, जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के योग्य था नहीं, नागरिक नहीं था, नागरिक होने के योग्य था। 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता को लेने के या नागरिक होने की जो जो योग्यताएं थी वो उसके पात्र था, वो नागरिक बन सकता था, लेकिन नहीं बना और वो अभी भारतीय भी नहीं, विदेशी नागरिक है। एक वो हो गया।
हो गया। तीसरा, जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो गया हो। मतलब वो आज विदेशी नागरिक है लेकिन 15 अगस्त 1947 का जो भारत था बंटवारे के बाद का, उसमें से किसी हिस्से से वो संबंध रखता हो, उसका गांव, उसका शहर, उसका कुछ हो सकता है वहां पर, उससे वो जुड़ा हुआ, जो किसी ऐसे नागरिक का पुत्र, पुत्री या पौत्र, पौत्री हो, जो कि किसी ऐसे नागरिक का पोता, पोती हो, या कोई व्यक्ति जो धारा ए में उल्लेखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो। मतलब जो व्यक्ति 26 जनवरी को 1950 को नागरिक होने के योग्य था या नागरिक था या बाद में नागरिक था, उसका कोई नाबालिग बच्चा या पोता पोती हो, वो भी कर सकता है। कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, तो ऐसा कोई बच्चा, नाबालिग बच्चा जिसके माता पिता भारत के नागरिक हो लेकिन वो नहीं हो, या जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, वो इस कार्ड के लिए आवेदन दे सकता है। ठीक है। भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का पति पत्नी जिसका विवाह निबंधित है और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 साल तक लगातार चला हो। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेशी नागरिक हो, ठीक है, या जिसके पति पत्नी या कोई भी भारतीय नागरिक है या रहा हो, ऐसा कोई व्यक्ति, और जो अपनी शादी के बाद कम से कम 2 साल तक भारत में रहा हो, शादी कम से कम 2 साल चली हो, वो 2 साल रहा हो, ऐसा व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 साल तक जो भारत में रहा हो या जिसका विवाह 2 साल तक चला हो, वो भी आवेदन कर सकता है ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए। अगला, कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसके माता पिता में से कोई एक या जिसके दादा दादी, परदादा परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी ऐसे देश जिन्हें भारत सरकार उल्लेखित कर सकती है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए निबंधन के लिए योग्य नहीं होगा। तो अब ये कि कौन योग्य है ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई भी एक या दादा दादी, परदादा परदादी पाकिस्तान या बांग्लादेश से जुड़े हुए हों, ठीक है, वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों, तो वो भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए योग्य नहीं होगा, उसको नहीं मिलेगा। समझे क्या मतलब है इसका? अगर दादा दादी, परदादा परदादी, मामा पापा जो भी हैं, अगर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक रहे हैं या उससे जुड़े रहे हैं, तो वो ओसीआई कार्ड धारक के लिए योग्य नहीं होंगे। भारत सरकार उस आंकड़े या डाटा को उल्लेखित कर सकती है जिसमें से सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर मान लिया जाएगा। अब हमने ये तो देख लिया कि योग्य कौन होगा। मैं आपको जितना भी बताया इसका एक समरी बता देता हूं, शॉर्ट में, आराम से समझो। एक विदेशी, समझना जरा ध्यान से, एक विदेशी जो किसी दूसरे देश का नागरिक है, किसी भी देश का मान लो दुनिया में, लेकिन 26 जनवरी 1950 को वो भारत का नागरिक था या बाद में था, या 26 जनवरी 1950 को होने के योग्य था, या उसका कोई नाबालिग बच्चा, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके दादा दादी, माता पिता या कोई भी भारत से जुड़ा हुआ और कभी, ऐसा व्यक्ति भारत में ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में एप्लीकेशन दे सकता है और भारत सरकार उसको ओसीआई कार्ड होल्डर बना सकती है। ठीक है, अभी आया समझ में? आया कि नहीं आया? अभी तक तो आ गया होगा यार, कि अभी भी नहीं आया? तो इतनी देर से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, इसका फायदा क्या है? अगर सरकार किसी को ओसीआई कार्ड होल्डर बना रही है या विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर मिल रहा है उसको, तो फायदा क्या है, क्या मिलेगा इससे? ये इतनी माथापच्ची, इतना दिमाग, ये सब क्यों किया जाए?
क्या मिलेगा इससे, देखो फायदा क्या है। तो मैंने आपको पहले तो ये याद रखना, सबसे पहली बात तो कि ये भारतीय नागरिक नहीं है। एक नागरिक को जो फायदे दिए जाते हैं वो सारे इनको नहीं मिलेंगे। मैंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ सकते, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते, वोट नहीं डाल सकते, चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, ये सब इनको नहीं मिलेगा। तो इनको फायदा क्या है, इनको मिलेगा क्या? एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को इस अधिकार प्राप्त होंगे, जैसा कि केंद्र सरकार जो है समय समय पर उल्लेखित करे या निर्दिष्ट करे। क्या क्या, देखो, एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे, जैसे उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समता का अधिकार नहीं होगा, जो अनुच्छेद 16 में है, ये सिर्फ नागरिकों को है। उसे अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समता का अधिकार नहीं होगा, नंबर 1। 2, वह राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता, योग्य नहीं है क्योंकि वो नागरिक नहीं है। 3, वह उपराष्ट्रपति चुना नहीं जा सकता। वह सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए वो योग्य नहीं होगा। वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकारी नहीं होगा, मतलब वो भारत में एक वोटर नहीं हो सकता, वो चुनाव में वोट नहीं डाल सकता, यह अधिकार सिर्फ नागरिकों का है। वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता, सांसद या विधायक भी नागरिक बन सकता है। वह राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं बन सकता, ठीक है। तो एक विदेशी कार्ड होल्डर को क्या क्या नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है, जो एक नागरिक को मिलता है, सिर्फ नागरिक को वो नहीं मिलेगा। तो फायदा क्या है वो भी बताऊंगा आपको, अभी अधिकार भी बताऊंगा। पहले तो ये कि इसका कार्ड कैसे जाएगा, विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का परित्याग कैसा होगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक है, जो कार्ड होल्डर है, वो एक निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उस कार्ड के परित्याग की घोषणा करता है। जैसे कोई व्यक्ति नागरिकता का परित्याग करता है ना, ऐसे ही कोई व्यक्ति भारत में विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर का परित्याग कर सकता है, घोषणा कर सकता है। जो उसे भारत में विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड करती है, उसको वो छोड़ सकता है। तब इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा और इस पंजीकरण के बाद वो व्यक्ति भारत में विदेशी भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता, चली जाता है, जब ये कार्ड चला जाएगा तो उसका विदेशी मूल का उसका पति पत्नी जिसने विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया है और उसका नाबालिग बच्चा जो विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, उनका भी कार्ड चला जाएगा। समझ में आया? अगर किसी व्यक्ति ने जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर है, ओसीआई कार्ड होल्डर है, और उसने छोड़ दिया, तो उसकी पत्नी जिसके पास में भारत का ओसीआई कार्ड होल्डर है या उसका नाबालिग बच्चा, उनका भी ये कार्ड चला जाएगा, उनकी भी ये सारी सुविधाएं और ये अधिकार चले जाएंगे। अब हमें समझना है इनकी तुलना। देखो, जो आपको समझना था ना एक्चुअल में कि इसमें अंतर क्या है, फायदा क्या है इसका, हमारे सामने 3 चीजें हैं, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। इस लिस्ट में जरा ध्यान से देखो, एक तरफ एनआरआई है, एक तरफ पीआईओ है और एक ओसीआई कार्ड होल्डर है। अंतर क्या है समझ में? अभी तक जो इतनी बड़ी सारी चीजें पढ़ने के बाद एक बात जो समझ में नहीं आ रही है, इनमें अंतर क्या है, आखिरकार तुलना कैसे करें, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखो, सबसे पहले तो तुलना के तत्व की कौन कौन है एनआरआई, कौन है पीआईओ, कौन है ओसीआई कार्ड होल्डर। एक भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर रह रहा है, आप, मैं या कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक जो कि विदेश चला जाए किसी कारण से, जॉब के चक्कर में या किसी भी सिलसिले में, और वहीं रह रहा हो पिछले कुछ समय से, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है, जो भारतीय नागरिक माना गया है, उसे एनआरआई कहते हैं। आया समझ में? एनआरआई एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय है पर विदेश में रह रहा है। आपके परिवार में
जानने पहचानने वालों में, रिलेटिव में कोई भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, है कि नहीं है? होंगे ना। आपके चाचा, मामा, फूफा, मौसा, परिवार में, दोस्तों में, कहीं भी ऐसे लोग आपको जो दिखें जो फॉरेन में जॉब कर रहे हैं, जो पिछले कुछ समय से वहीं रह रहे हैं, कभी ना कभी तो वापस आएंगे ही सही। हो सकता है साल में, 6 महीने में, 2 साल में वापस आएंगे। जो भारतीय हैं ये एनआरआई कहलाते हैं। पीआईओ जो एक विदेशी व्यक्ति है, जो विदेशी नागरिक है, लेकिन जो भारत में क्या है, किसी भारतीय मूल से जुड़ा हुआ, जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक था, जिसका कोई पूर्वज भारत का नागरिक था, लेकिन अब वो विदेशी नागरिक है, उसके पास विदेशी पासपोर्ट है, भारत का पासपोर्ट नहीं है। आपको पता है कि व्यक्ति जिस देश का नागरिक होता है उसी देश का पासपोर्ट मिलता है उसको। तो उसके पास कोई विदेशी पासपोर्ट है, विदेशी नागरिकता है, लेकिन भारतीय मूल का माना जाएगा अगर उसके पूर्वज भारतीय थे। ठीक है, तो ये हो गया भारतीय मूल के। तो पीआईओ में और एनआरआई में क्या अंतर है? कुछ नहीं, अंतर सीधा सा है। एनआरआई भारतीय है और पीआईओ विदेशी है। पीआईओ भारतीय, पूर्वज उसके भारतीय थे, और एनआरआई खुद भारतीय है। ओसीआई कार्ड होल्डर एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर, ठीक है, होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत मैंने आपको बताया पीआईओ खत्म हो गया अब। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का हो या भारत से कोई लेना देना जिसका रहा हो, जो अभी विदेशी हो, वो व्यक्ति ओसीआई कार्ड होल्डर माना जाएगा। कौन योग्य है? तो एनआरआई के लिए तो कोई योग्यता नहीं चाहिए, जो भारतीय नागरिक है वो सभी एनआरआई माने जाए। भारतीय मूल का व्यक्ति पीआईओ अब खत्म हो गया। कौन योग्य है? देखो, मैंने आपको बताया जो कि संविधान लागू होने के समय या संविधान लागू होने के बाद नागरिक था, या बाद में था, या नागरिक होने के योग्य था पर अब विदेशी है, ऐसा हर व्यक्ति। मेरे साथ बोलो एक बार मेरे साथ बोलोगे तो खुद समझ जाओगे। 26 जनवरी 1950 की डेट तो याद है, इस दिन संविधान लागू हुआ था। तो क्या कहोगे, कौन व्यक्ति ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकता है? एक ऐसा विदेशी व्यक्ति जो संविधान लागू होने के दिन भारत का नागरिक था, या संविधान लागू होने के बाद भारत का नागरिक था, या भारत के नागरिक होने के योग्य था 26 जनवरी 1950 को। ऐसा व्यक्ति ओसीआई कार्ड होल्डर हो सकता है। अब तक तो आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा ही, अभी तक तो हो जाना चाहिए। क्या बोलेंगे? 26 जनवरी 1950 को जो भारत का नागरिक था, या होने के योग्य था, या बाद में नागरिक था और अब विदेशी है, ऐसा व्यक्ति ओसीआई कार्ड होल्डर माना जाएगा। इज दैट क्लियर? बस ये एक डेट से पूरा मामला समझ में आ जाएगा। अब कौन योग्य है ये तो आप समझ गए। प्राप्त कैसे होगा? ओसीआई कार्ड होल्डर लेना हो किसी को, एनआरआई और पीआईओ में तो कुछ नहीं होगा। कोई भी योग्य व्यक्ति ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दे, यहां आने की जरूरत नहीं है उसको। भारत अपने देश में बैठा बैठा लैपटॉप ऑन करे, ऑनलाइन भारत सरकार को एप्लीकेशन दे दे कि मुझे ओसीआई कार्ड होल्डर दे दो, मिल जाएगा। कौन से देशों के नागरिक योग्य हैं? कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा उसके माता पिता में से एक, दादा दादी, परदादा परदादी कोई एक, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई ऐसा देश जिसके बारे में केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हो, उसको छोड़कर सब देशों के नागरिक, दुनिया के हर देश के नागरिक इसके लिए योग्य हैं। बट पाकिस्तान, बांग्लादेश और कोई और ऐसा देश जिसको केंद्र सरकार बताए, उसको छोड़कर दुनिया के हर देश का नागरिक ओसीआई कार्ड होल्डर ले सकता है अगर भारतीय मूल का है तो। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश वाला मामला याद रखना है ना, ये चाहिए था। आखिरकार आप लोगों को इतनी देर से ये था, फायदा क्या है, अधिकार क्या है,
तो लाभ क्या है, देखो एनआरआई वो सारे लाभ जो एक भारतीय नागरिक को उपलब्ध है। एक नागरिक होने के नाते जो अधिकार मुझे है, जो अधिकार आपको है, वो अधिकार एनआरआई को भी है, क्योंकि भारतीय नागरिक है ना, विदेश में रह रहा है तो क्या हुआ, हमारा बछुआ तो रहेगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय है विदेश में रह रहा है तो उसको सारे नागरिक के अधिकार मिलेंगे जो भारत में नागरिकों के होते हैं। पीआईओ को कोई विशेष फायदा नहीं था, इसलिए स्कीम रद्द करनी पड़ी। लेकिन इनको क्या फायदा, सबसे पहला तो बिना जो है वो आजीवन वीजा। जैसे आप किसी देश में जाते हैं तो नॉर्मली आपको वीजा लेना पड़ेगा और वीजा जब तक नहीं मिलेगा आप जा नहीं सकते। लेकिन इन्हें लाइफ टाइम वीजा है, ये भारत में जब चाहे जितनी बार आना चाहे, जितने दिन रुकना चाहे आ सकते हैं, रुक सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बोली थी कि एक होता है परिवार का सदस्य, एनआरआई हमारे परिवार का सदस्य है, और ओसीआई कार्ड होल्डर हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है। ये हमारे लिए अजनबी नहीं है, ये हमारे लिए विदेशी नहीं है। ये मैंने आपको बताया था ना अभी। तो भारत में आने के लिए आजीवन वीजा चाहे किसी भी उद्देश्य से आए, है ना। एक आरआरओ मतलब फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अथवा एफआरओ के साथ पंजीयन से छूट। कोई भी व्यक्ति भारत में जब विदेशी आता है तो उसको पंजीकरण करवाना पड़ता है, पंजीयन करवाना पड़ता है, और भारत में जितने दिन रुकेगा उतने दिन के बारे में बताना पड़ता है। उसको समय समय पर जाके थाने में सूचना देनी होती है। लेकिन ओसीआई कार्ड होल्डर कितने भी दिन चाहे ठहर सकता है, उसको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, है ना। उसको बार बार जाके पंजीयन नहीं कराना है, और वो लंबे समय तक चाहे तो रह सकता है। क्या भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता है? एनआरआई को तो नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तो भारतीय है। पीआईओ को वीजा की आवश्यकता है और इन्हें जीवन भर वीजा दिया जाता है, इन्हें वीजा की जरूरत नहीं। एक पीआईओ कार्ड होल्डर भारत में लाइफ टाइम वीजा, मैंने कहा ना कि इसको बार बार वीजा लेने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। क्या भारत में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ निबंधित होने की आवश्यकता है? इनको नहीं है, ये तो इंडियन है। हाँ, इनको है। यदि 180 दिन से ज्यादा 180 दिन से ज्यादा की अवधि है तो इनको होना पड़ता है, इनको नहीं है। तो ये जो है ये हो गया अंतर। अब एक बार नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद देख लो, अनुच्छेद 5 से 11 जो है भाग 2, इसमें है क्या, एक बार इसको देख लो। अनुच्छेद संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान भाग 2 में 5 से 11 में। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में, ठीक है, एंटर किया हो। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। 9 जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती, अनुच्छेद 9 है। 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता और 11 संसद कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों का नियमन कर सकती है। इसीलिए 1955 का नागरिकता अधिनियम संसद ने बनाया है। तो ये हो गए आपके भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11। ये क्लास डेली 12 से होती है स्टार्ट। अब हमारा भाग 2 भी हो गया। अगले सेशन में हम चलेंगे भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग फंडामेंटल राइट, ठीक है, मौलिक अधिकार वाले भाग की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो अगले सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट भाग 3 संविधान का। क्लियर?
यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज लाइक द सेशन। इसको लाइक करिए, आप सभी लोगों से निवेदन है। जाते जाते सेशन को लाइक करते जाइए क्योंकि हमारा भाग 2 भी हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, हमने संविधान का भाग 1 और भाग 2 एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने नहीं किया हो वो रिवीजन करने के लिए पुराने सेशन देख लें। जिन्हें रिवीजन करना है वो भी, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी, पुराने आज 11 सेशन हो चुके हैं, तो एक बार देख लीजिए, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा यहां तक। ठीक है, और लाइक करिएगा, जाते जाते शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर करिए, उनको फायदा मिलेगा तो आपको दुआएं देंगे, वो आपको जो है थैंक यू बोलेंगे। ये मेरा रेफरल कोड है CKLIVE। अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो 10% के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। अभी आपको 63,000 में मिल रहा है 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन, GS ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज, नोट्स, सब कुछ। ओके गागा, बाय। ठीक है, जय हिंद, लेट्स क्रैक।